नमस्ते। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया पेट्रोल पंप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ, मैं जा रहा हूँ, सौरभ ने अनमने ढंग से कहा, जिसे सुनकर माँ तेजी से उसके पास गई और प्यार से समझाते हुए बोली, देख बेटा, अपने पापा की बातों को तुम अपने दिल पर मत लिया करो। वो जो भी बोलते हैं तुम्हारे भलाई के लिए ही बोलते हैं। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, सौरभ ने कहा। माँ ने आगे बोलना शुरू किया। 10 दिनों के बाद तुम्हारे नीट की एग्ज़ाम है, इसलिए अगर तुम यहाँ रहोगे तो घर के काम में और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त हो जाओगे और जो तुमने इतने दिनों तक मेहनत किया है वो बेकार चला जाएगा। इसलिए तुम अपने बड़े भाई के पास रायपुर चले जाओ। वहाँ तुम एकांत में मन से पढ़ भी पाएगा और परीक्षा भी रायपुर में होने वाला है, तो लकी तेरी मदद भी कर पाएगा। ठीक है माँ, मैं समझ गया। अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। माँ के पाँव छूकर सौरभ अपने बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। सौरभ और लकी दोनों भाई हैं। लकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए घर से दूर रायपुर में रहता है और सौरभ के पापा ने सौरभ के 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न से निकलते ही नीट फॉर्म में एप्लीकेशन डाल दिया। उनका सपना था सौरभ नीट में उत्तीर्ण होकर MBBS डॉक्टर बने। सौरभ भी अपने पापा के सपने को पूरा करना चाहता था, लेकिन वह पूरे 10 दिन तक अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता था। आज से पहले वह कभी भी इतने दिनों तक घर से दूर नहीं रहा था, इसलिए सौरभ उदास था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ चला। थोड़ी दूर पर जाकर सौरभ रुक गया और सामने चल रहे नल से अपने चेहरे को धोया और फ्रेश हुआ। फिर गाड़ी के पास आया। उसका मूड अब ठीक था। वह फिर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर फिर रुक जाता है। वह उसके जगह की सरहद थी, जहाँ एक प्राचीन बजरंगबली का मंदिर था। कोई भी आदमी कहीं बाहर जाता है तो अपनी रक्षा के लिए उस मंदिर में माथा जरूर टेकता। सौरभ भी माथा टेककर वापस अपने बाइक पे पास गया और मोबाइल में हेडफोन लगाया और फिर पुराने ज़माने के एक गीत ए मुसाफिर को सुनता हुआ तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। करीब 3.5 घंटे के बाद वह रायपुर पहुंचा। वहां रुककर उसने नाश्ता किया, फिर एक फल की दुकान से सेब लिया, फिर अपने भाई लकी के किराए के मकान की ओर बढ़ चला। रूम के बाहर गाड़ी रोककर उसने बेल बजाया तो उसके भाई लकी ने दरवाज़ा खोला। सामने सौरभ को देखकर वो बहुत खुश हो गया। दोनों भाई गले लग गए। फिर लकी बोला, आओ अंदर आओ। लकी और सौरभ दोनों कमरे के अंदर चले गए। काफ़ी देर तक बातें करते रहे, फिर दोनों खाना खाकर सो गए। सुबह चाय नाश्ता करने के बाद लकी सौरभ को अलविदा कहकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। रूम में अकेला रह गया बेचारा सौरभ। उसने तुरंत माँ को फ़ोन लगाया। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और छत पर जाकर टहलने लगा। गांव के शांति भरे माहौल से बिल्कुल विपरीत शहर के भागदौड़ और भीड़ भाड़ वाले माहौल को देखकर सौरभ बेचैन हो उठा। उसने अपने आँखों को बंद किया, फिर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर मोबाइल में हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगा, जिससे वह अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगा। वह मोबाइल को बंद कर नीचे कमरे में जाने लगा। तभी एक आवाज़ से वो रुक गया। अरे, ऐसे कैसे 100 रुपये हो गए? गांव से आई हूँ तो क्या मैं जानती नहीं? गड़ी की चौक से यहाँ आने के लिए 20 रुपये होते हैं। इस आवाज़ को सुनकर सौरभ इधर उधर देखने लगा। तभी सामने सड़क पर एक रिक्शा वाले से बस करते हुए एक लड़की को देखा। नीले रंग की सूट, थोड़े ऊंचे सैंडल, बाल बेहद सलीके के साथ बिखरे हुए, नाक पर थोड़ा गुस्सा, आंखों पर हल्का सा काजल और होठों पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक, जिसे वो किसी स्वप्न सुंदरी से कम नहीं लग रही थी। सौरभ
उसे देखता ही रह गया। तभी एक और आवाज़ आई, अरे मैडम, लूट नहीं रहे हैं, यह रिक्शा है और मैं आपको अकेले लाया हूँ। आपने दूसरे पैसेंजर को चढ़ने ही नहीं दिया, तो फिर इस रिक्शा का पूरा भाड़ा आपको देना पड़ेगा। अरे ये तो हद ही हो गई, मैं नहीं देने वाली कोई पैसा वैसा। ये लो 20 रुपये, लेने हैं तो लो, नहीं तो चलते बनो। वह लड़की चीरते हुए बोली। रिक्शा वाला निराश स्वर में बोला, किस मनहूस को देखकर आज रिक्शा चलाने का शुभारंभ किया था जो ऐसे पैसेंजर मिले। रिक्शे वाला वहाँ से निकल गया और वो लड़की विजयी मुस्कान के साथ अपने कमरे में जाने लगी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। सौरभ ये सब देखकर मुस्कुराते हुए नीचे कमरे में चला गया और फिर पुस्तक निकालकर परीक्षा की तैयारी करने लगा। पूरी किताब पढ़ने के बाद उसे याद करने लगा। तभी डोरबेल की घंटी बजी। सौरभ ने दरवाज़ा खोला तो सामने लकी था। वह अंदर चला आया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर आया और बेड पर बैठकर मोबाइल में घुस गया। सौरभ भी पढ़ाई बंद करके पबजी खेलने लगा। शाम के 5 बज गए थे। लकी ने सौरभ से पूछा, चलो आज बाहर चलते हैं, मुझे मॉल से कुछ सामान खरीदना है और कुछ बुक्स भी लेनी है। तुम भी साथ में चलो, तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लेना। और आज बाहुबली 2 रिलीज़ हुई है तो वो भी देख लेंगे, मैंने ऑनलाइन बुकिंग करवा लिया है। सौरभ चौंकते हुए बोला, हाँ, आज पता चल जाएगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लकी, ठीक है, चलो तैयार हो जाओ फिर। सौरभ और लकी तैयार होकर बस स्टैंड में पहुंच जाते हैं। तभी वो लड़की वहां आ जाती है जो रिक्शा वाले से बहस कर रही थी। सौरभ उसे देखकर मुस्कुरा उठा। बस आ चुकी थी। दोनों भाई बस में चढ़ गए। संजू पीछे वाले एक सीट पर बैठ गया और सौरभ बीच वाले एक खाली सीट की और भागा और तपाक से सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। बगल वाले सीट को देखा तो आश्चर्य से भर गया। वो लड़की उसके बाजू वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। वह लड़की बोली, आप मुझे देखकर बस स्टैंड पर मुस्कुरा क्यों रहे थे? सौरभ सच्चाई बताते हुए उस घटना को विस्तार से बताया। इसलिए मुझे आपको देखकर हंसी आ गई, माफ कीजिएगा। वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं। उसके चुप होते ही सौरभ बोला, आप भी गांव से यहाँ आए हैं क्या? हाँ, यहाँ मेरी दीदी और जीजू रहते हैं, तो उनके यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। दरअसल मेरे नीट की परीक्षा होने वाली है, यही रायपुर में। वह लड़की सफाई देते हुए बोली। क्या? सौरभ चौंकते हुए बोला, मैं भी इसलिए अपने भाई के यहाँ आया हूँ, मेरी नीट की परीक्षा होने वाली है। वाह, अच्छा है। वैसे आपका नाम क्या है? वह लड़की बोली। सौरभ बोला, ओह, कृति मेरा नाम है। कृति ने कहा, अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रही है? सौरभ ने पूछा। मैं तो बाहुबली 2 देखने जा रही हूँ, वो मेरी सबसे पसंदीदा मूवी है। जानना चाहती हूँ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सौरभ बीच में ही बोल पड़ा, हाँ, मतलब आप भी बाहुबली मूवी देखने जा रही है? कृति बोली। हाँ, सौरभ ने बोला। और कुछ बातें होती इससे पहले उनका स्टेशन आ चुका था। सौरभ और लकी बस से बाहर उतर आए और उस जगमगाते मॉल के अंदर चले गए। वहाँ उनके अपने ज़रूरतों का सामान लिया और मैनेजर से बोलकर उसे किसी सेफ जगह में रखवा दिया और फिर सीधे थिएटर की ओर चल पड़े। टिकट काउंटर पर बहुत भीड़ थी। जैसे तैसे उन्होंने टिकट मिला, वे पॉपकॉर्न और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स आदि लेकर अपने सीट की ओर बढ़े। सभी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। सौरभ और लकी भी अपनी सीट की ओर भागे। साथ लाए हुए पॉपकॉर्न, चिप्स आदि को लकी पकड़े हुए था। उसके बगल में सौरभ बैठा हुआ था। फिल्म शुरू होने के कुछ मिनट शेष थे। तभी सौरभ की नज़र बगल वाले सीट पर पड़ी। वह दोबारा चौंक पड़ा। बगल वाले सीट पर और कोई नहीं, कृति बैठी हुई थी। उसे देखकर सौरभ धीमे से बोला, है तुम यहाँ? कृति मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं। क्या हुआ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती?
सौरभ, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जानती हूँ, अब मुझे देखना बंद करो और मूवी देखो, कृति मुस्कुराकर बोली। सौरभ चैप गया और मूवी देखने लगा। वाह, क्या गजब का सस्पेंस है, मज़ा आ रहा है, सौरभ पॉपकॉर्न खाते हुए बोला। लकी भी सहमति जताते हुए चिप्स खाने लगा। तभी उस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस सामने आने वाला था, जब कटप्पा बाहुबली को मारता है। जब ये सस्पेंस सामने आया तो कृति डर गई और सौरभ के हाथों को जोर से पकड़ लिया। कुछ देर बाद सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, अब क्या हमें भी मारने का इरादा है हुस्न मल्लिका? कृति शर्मा कर अपने हाथ वापिस ले लिए और एक नज़र अपने चारों तरफ देखकर मूवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद फिल्म ख़त्म हो गया। सभी सीट से उठकर बाहर जाने लगे। संजू भी उन्हीं के साथ बाहर निकल गया। कृति भी उठकर वहाँ से जाने लगी। तभी सौरभ ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कृति के आंखों में आंखें डालकर बोला, देखो, मैं नहीं जानता ये सही वक्त है या नहीं ये बोलने के लिए, लेकिन मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। हालांकि हम सिर्फ 3 बार ही मिले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फिल्मी डायलॉग चिपका रहा हूँ, लेकिन इसके आगे सौरभ कुछ बोल पाता, कृति ने उसे एक चांटा जड़ दिया। उस थप्पड़ को पाकर सौरभ वहाँ से जाने लगा। तभी कृति ने उसे रोका और उसके होठों पर अपने होठ लगा दिए। सौरभ कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी कृति ने उसे डांटते हुए बोली, पागल, इतना टाइम लगता है आई लव यू बोलने में? कितना फुटेज खाता है, सीधे सीधे बोल नहीं सकता कि कृति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? सौरभ खुशी से झूम उठता है और बोला, मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? कृति प्यार से डांटते हुए बोली, अरे बुद्धू, मुझे तो तुम्हें पहली बार देखकर ही तुमसे प्यार हो गया था। सौरभ कृति को बाहों में लेकर झूम उठता है। तभी थिएटर के अंदर से आवाज आई, अरे सर, फिल्म खत्म हो गई है और ये कोई लव स्पॉट नहीं है जो आप लोग ऐसा कर रहे हो। सौरभ और कृति एक दूसरे से अलग हुए और वहाँ से बाहर निकल आए, लेकिन सौरभ ने याद से कृति को अपना नंबर दे दिया। डिनर करने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गया और शॉपिंग किए हुए सामान को देखने लगा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लकी अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गया, लेकिन सौरभ का ध्यान मोबाइल पर था। वह छत पर चला गया और बेचैनी से टहलने लगा। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आया। सौरभ ने कॉल को रिसीव किया। हेलो हेलो, उधर से एक लड़की की सुंदर आवाज़ आई। सौरभ आवाज़ पहचान गया। वह झट से बोला, कृति? अरे पहचान गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, कृति बोली। सौरभ रोमांटिक अंदाज में बोला, अरे अपनी जाने मन को कैसे भूल सकता हो? अच्छा जी, कृति मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है तुम्हें, कृति बोली। यार, हमें इतनी जल्दी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सौरभ कॉमेडी करते हुए बोला। सौरभ यार, कृति थोड़ी गंभीर आवाज़ में बोली। हाँ हाँ रानी साहिबा, मैं समझ गया, बताओ क्या बात है, सौरभ ने बोला। देखो सौरभ, हमें पता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमें अभी इस बात को भुलाकर अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। कुछ दिनों बाद हमारे एग्ज़ाम है, तो हमें इन बातों को भुलाकर पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, कृति बोली। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, कृति, परीक्षा होने तक हम बात नहीं करेंगे, अब खुश, सौरभ प्यार से बोला। ओके, एंड आई लव यू सो मच, कृति मुस्कुराकर बोली। आई लव यू टू, सौरभ बोला, फिर फ़ोन कट कर लिया। फिर दोनों पढ़ाई में व्यस्त हो गए और दिन रात बस परीक्षा की तैयारी करने लगे। और आखिरकार वो दिन भी आ गया। सौरभ और लकी बस में बैठकर एचजीसी यूनिवर्सिटी रायपुर की ओर चल पड़े। 1 घंटे के बाद वो बस से उतरे और रिक्शे से उस कॉलेज के बाहर पहुंच गए। वैसे दोनों अंदर गए
कृति वहाँ पहले ही पहुँच गई थी। फिर परीक्षा शुरू हो गया। सभी स्टूडेंट का अपने अपने कमरों में जाकर अपने अपने सीट पर बैठने लगे। 3 घंटे बाद पेपर ख़त्म हुआ। सौरभ बाहर निकला और साथ में कृति भी। लकी सौरभ को देखकर बोला, अरे आ गया भाई, तू पेपर कैसा बना? सौरभ, अच्छा था, शायद मेरे अच्छे रैंक आ जाए। लकी, अरे शायद क्या, तो मेरा भाई है, तुम्हारे ज़रूर अच्छे रैंक आएंगे। सौरभ और लकी वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। तब शाम के 4 बज चुके थे। सौरभ कुछ देर बैठकर अपना बैग पैक करने लगा, जिसे देखकर लकी हैरानी से पूछा, सौरभ तुम बैग पैक क्यों कर रहे हो? भैया मैं घर जा रहा हूँ। सौरभ बोला, क्या? लकी चौंक कर बोला, देख सौरभ, 4 बज चुके हैं, तुम्हें घर पहुँचने में 8-9 बज जाएंगे, और वो भी तुम अकेले जा रहे हो। मेरी बात मानो, सुबह चले जाना। नहीं भैया, मैं चला जाऊंगा, आप मम्मी पापा को मत बताइएगा, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं 8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। सौरभ बैग को पैक कर चुका था। ठीक है, तुम्हें मैं एक ही शर्त पर जाने दूंगा। लकी ने अपने बैग से वायरलेस हेडफोन निकालकर सौरभ को दे दिया और बोला, इसे अपने पास रख और हर आधे घंटे में मुझे कॉल करके बताना कि तुम कहाँ पहुँचे हो, और अगर तुमने 1 घंटे के अंदर एक भी बार कॉल नहीं किया तो मैं मम्मी पापा को फ़ोन करके बता दूंगा, ठीक है? लकी चिंतित स्वर में बोला, ठीक है भैया, मैं आपको फ़ोन करके बताता रहूँगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। सौरभ लकी के गले लगकर अपने बाइक में बैठ गया और लकी को बाय बाय बोलकर निकल गया। अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि सौरभ का मोबाइल बज उठा। रुककर देखा तो कृति का फ़ोन था। सौरभ फ़ोन रिसीव करके हेलो बोला तो उधर से घबराए हुए स्वर में कृति बोली, सौरभ तुम अभी अपने घर जा रहे हो क्या? हाँ, मैंने बताया तो था। सौरभ बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। वो मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे चिंता हो रही है। मैंने घर फ़ोन लगाया तो घर पर मम्मी और पापा ही है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? कृति बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ। सौरभ बोला, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। हमारा गांव उसी रास्ते में पड़ता है जिस रास्ते से तुम जा रहे हो। कृति रिक्वेस्ट करते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। सौरभ बोला, यही बस स्टैंड में बैठी हूँ। मेरे आने तक हमारे गांव जाने वाली बस जा चुकी थी। कृति चिंतित स्वर में बोली, तुम चिंतित मत हो कृति, मैं तुरंत आ रहा हूँ। और सौरभ यह बोलकर तुरंत बस स्टैंड की ओर बढ़ा। कृति वहाँ बैठी थी। सौरभ को देखकर उसे थोड़ी खुशी हुई। फिर दोनों बाइक में बैठकर तेजी से अपने घर की ओर निकल गए। सौरभ कृति से बोला, हे तुम ठीक हो? चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी ठीक होगी। कृति ने बोलना शुरू किया, थैंक यू सौरभ, मैंने जीजा जी को बोला तो वो किसी काम से बाहर गए थे, और जब तक बस स्टैंड पहुंची तब बस जा चुकी थी। शाम के 5 बज चुके थे। तभी कृति के पापा का फ़ोन आया। हेलो कृति। कृति बोली, हेलो पापा, मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक है बेटी, डॉक्टर घर आते थे तो उन्होंने बताया मम्मी की बीपी बहुत कम हो गया था, इसलिए ऐसा हो रहा था। उन्होंने दवाई दे दी है, अब वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। भगवान का शुक्र है, कृति ने बोलकर फ़ोन काट दिया। मम्मी अब ठीक है सौरभ, कृति चौंकते हुए बोली। वाह, मैंने बोला था ना वो ठीक हो जाएगी, सौरभ मुस्कुराते हुए बोला। फिर अपने बाइक की हेडलाइट को कृति के चेहरे की ओर मोड़ दिया, जिससे उसे कृति का चेहरा आईने में दिखने लगे। सौरभ शाम की गहराइयों को देखते हुए तेजी से गाड़ी चला रहा था और कृति उसे पकड़कर बैठी हुई थी। तभी आगे एक गांव में रुककर उन्होंने गर्मा गर्म चाय का स्वाद चखने लिया और फिर कुछ देर वहां रुककर फिर वापस जाने लगे। शाम अब रात में बदलने लगा। तभी गाड़ी अचानक रुक गई। कृति बोली, क्या हुआ सौरभ, गाड़ी क्यों रोक दी है? सौरभ परेशान होते हुए बोला, यार पेट्रोल ख़त्म हो गया, मुझे याद ही नहीं रहा
कि रायपुर में टंकी फुल करवा लो, और अब यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ होगा, या होगा भी या नहीं। सौरभ गाड़ी को धक्का मारते हुए ले जा रहा था। वही कृति भी उसके साथ ही जा रही थी। तभी थोड़ी दूर पर एक चमचमाता हुआ पेट्रोल पंप दिखा। वह देखने में काफी अच्छा दिख रहा था। चारों ओर चकाचौंध था। वो देखो पेट्रोल पंप। वाह, हमारी किस्मत का तो जवाब नहीं, सौरभ चाहते हुए बोला। हाँ सच में, चलो जल्दी से गाड़ी को वहाँ ले चलते हैं। दोनों गाड़ी को पेट्रोल पंप तक ले गए। वहाँ जाकर वे उस पेट्रोल पंप की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। सच में आज तक मैंने इतने सुंदर पंप नहीं देखा था। सौरभ की आंखें चौंधिया गई। कृति बोली, हाँ लेकिन हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए, रात होने लगी है। सौरभ भी सहमति जताते हुए गाड़ी को पंप के पास ले गया। वहाँ एक तगड़ा पहलवान सा आदमी खड़ा था। वह हंसते हुए बोला, आइए सर, कितने का पेट्रोल डलवाना है? जी, टंकी फुल कर दीजिए। सौरभ बोला। फिर बोला, आपका पेट्रोल पंप की सुंदरता का तो कोई जवाब नहीं, लाजवाब है। वह आदमी प्रसन्नतापूर्वक बोला, जी पूरे 100 सालों की मेहनत से बनाया है। सौरभ वह सुनकर चुप हो गया। शायद वो आदमी मजाक के मूड में था। पेट्रोल डालने के बाद वह आदमी बोला, जी 1000 रुपये हो गए। जी 1 मिनट। सौरभ अपने पर्स को निकालने के लिए जैसे ही अपने जेब में डाला, वह चौंक गया। ओ नो, मैं तो अपना पर्स भैया के पास ही छोड़ आया। ओ, मुझे याद ही नहीं था। क्या? वह आदमी गुस्से से लाल हो गया। ये लड़के, कोई होशियारी मत दिखा, जल्दी से 1000 रुपये निकाल। 1 मिनट, शांत रहिए, हम ढूंढ रहे हैं। सौरभ कृति से पूछा, कृति यार तुम्हारे पास 1000 रुपये है क्या? मैं अपना पर्स भैया के पास भूल आया हूँ। कृति बोली, 1 मिनट मैं चेक करती हूँ। वह अपने बैग में देखती है तो सिर्फ 100 रुपये ही थे। और सौरभ से बोली, सॉरी सौरभ, मेरे पास जो पैसे थे उनके तो मैंने शॉपिंग कर लिए, बस अब मेरे पास 100 रुपये बचे हैं। सौरभ को जैसे झटका लगा। वो उस आदमी से माफ़ी मांगते हुए बोला, माफ़ कीजिए सर, हमारे पास बस 100 रुपये है। ये सुनकर वह आदमी से गुस्से से भर गया। उनकी आंख में खून उतर आया और उसका शरीर जलने लगा। वह बेहद खौफनाक और डरावना बन गया। वह बेहद खौफनाक आवाज़ में चिल्लाने लगा, और जो पेट्रोल पंप इतना खूबसूरत दिख रहा था वो जैसे आग में जलने लगा। उसे देखकर सौरभ और कृति बेहद डर गए। उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी वो आदमी, जो अब एक बेहद खौफनाक राक्षस बन गया था, वह तेज आवाज़ में बोला, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह राक्षस उन दोनों पर झपटने ही वाला था कि सौरभ से बाइक को तेजी से चलाकर वहाँ से निकल गया और वो शैतान उनके पीछे गुस्से से दौड़ने लगा। लेकिन सौरभ गाड़ी को इतनी तेजी से भगा रहा था कि वह शैतान पीछे ही रह गया और हार मानकर वापस उस चलते हुए पेट्रोल पंप पर जाने लगा। सौरभ और कृति के चेहरे में अभी भी खौफ के भाव थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हो गया। कुछ देर के बाद एक गांव पड़ा जहां एक चौराहे पर कुछ आदमी बैठे हुए थे। सौरभ ने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी और वहां के एक बुजुर्ग आदमी को वो सारी घटना सुनाई। तब वह बुजुर्ग आदमी बोला, हाँ, वह 1950 से ही वहाँ पेट्रोल पंप चलता था, लेकिन एक दिन हिंदू और मुसलमानों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर दंगा फसाद होने लगा, जिससे वो लोग आसपास में गाँव को जलाने लगे। उन्हीं में से कुछ दलों ने उस पेट्रोल पंप को भी अपना शिकार बनाया और पेट्रोल पंप पर आग लगा दी, जिससे वह आदमी भी वही चल गया। तब से आज तक वह आदमी वैसे ही उस पेट्रोल पंप पर काम करता आ रहा है। जो कोई भी उस पेट्रोल पंप के अंदर आ गया वो कभी जीवित नहीं लौट सका है, लेकिन तुम किस्मत वाले हो जो वहाँ से बचकर आ गए। अब जितनी जल्दी हो सके अपने घर चले जाओ। उनकी बात सुनकर सौरभ और कृति तेजी से अपने घरों की ओर जाने लगे। उस गांव से जैसे ही वह बुजुर्ग वहाँ बैठे लोगों से बोला, जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तब तक उस पेट्रोल पंप पर मौतें होती रहेगी। रात के 8 बज रहे थे। तभी कृति का गाँव आ गया। उसने अपने घर से कुछ दूर पर ही गाड़ी रोकने के लिए बोला।
और वहाँ से चलते हुए अपने घर पर जाने लगे। सौरभ ने उसे कहा, अपना ध्यान रखना और उस घटना के बारे में ज़्यादा मत सोचना, सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। और घर पहुंचकर माँ की तबीयत के बारे में ज़रूर बताना, ठीक है। कृति भी सौरभ को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और फिर चल पड़ी। सौरभ अपने बाइक मोड़कर अपने घर की ओर चल पड़ा। तभी लकी, जो सौरभ को बार बार फ़ोन करके उसका पता ले रहा था, उसका फ़ोन आया। हेलो सौरभ, तुम कहाँ पहुँचे? तुम कितनी देर में घर पहुँच जाओगे? सौरभ, बस भैया, आधे घंटे का सफ़र और बचा है। और एक बात बताइए, मेरा वॉलेट वही छूट गया है क्या? अरे हाँ, ये रहा। मतलब तुम अपना वॉलेट यहीं पर छोड़ के चले गए हो? लकी चौंकते हुए बोला। कोई बात नहीं भैया, मैं घर पहुंचकर फ़ोन लगाता हूँ। अभी मुश्किल से कुछ किलोमीटर गया होगा कि पीछे से एक आवाज़ आई, सौरभ रुको। सौरभ ये आवाज़ सुनकर चौंक गया, क्योंकि ये आवाज़ तो कृति की लग रही थी। वह गाड़ी रोककर पीछे देखता है तो पीछे से कृति दौड़ती हुई सौरभ के पास आ रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वह थक भी चुकी थी। सौरभ तेजी से उसके पास गया और आश्चर्य से पूछा, कृति तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे गांव में छोड़कर आया था। सौरभ, ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, पहले यहाँ से जल्दी चलो, वो शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कृति घबराए स्वर में बोली। ठीक है, जल्दी से गाड़ी में बैठो। कृति के गाड़ी में बैठते ही सौरभ तेजी से गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वे सौरभ के गांव के सरहद पर पहुंचने वाले थे। सौरभ कृति को शांत देखकर बोला, अच्छा अब बताओ, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई? क्या हुआ था? कृति कुछ नहीं बोल रही थी, बस किसी सोच में उलझी हुई थी। तभी सौरभ के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। वो वायरलेस हेडफोन पर कॉल रिसीव किया। हेलो, उधर से आवाज़ आई। हेलो, मैं घर पहुंच गई हूँ और माँ भी अब ठीक है। तुम घर पहुंचे कि नहीं? सौरभ आश्चर्य से भर गया, क्योंकि फ़ोन पर कृति थी, लेकिन कृति तो मेरे साथ बैठी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने एक सवाल पूछा, अच्छा बताओ, तुमने उस रिक्शा वाले को उस दिन कितने पैसे दिए थे? वो 100 रुपये मांग रहा था, लेकिन मैंने 20 रुपये दिए थे। कृति सोचते हुए बोली, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सौरभ डर गया। अगर तुम कृति हो तो मेरे साथ बैठी है, वो कौन है? सौरभ डरते हुए हेडलाइट की ओर देखा तो डर के मारे कांप उठा। वो तो वही शैतान है। वह शैतान बेहद खौफनाक आवाज में बोला, हा हा हा, क्यों बच्चे मुझसे बचकर भागना चाहते थे, लेकिन आज तक मुझसे बचकर कोई नहीं बच पाया है। जो भी उस पेट्रोल पंप में आया है उसे सिर्फ मौत ही मिली है, और तुम्हें भी मिलेगी, हा हा हा। उस शैतान ने अपने मजबूत हाथों से सौरभ को उठाकर फेंक दिया। सौरभ गाड़ी से दूर जा गिरा। उसके पीठ पर उस शैतान के पंजों के गहरे घाव थे, जिससे खून बह रहा था। सौरभ दर्द से करा रहा था। वह शैतान उसके पास आने लगा। तभी सौरभ को कुछ सूझा। वह उठकर अपनी पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन वह शैतान भी उसके पीछे भागने लगा। और थोड़ी दूर जाने के बाद एक और जोरदार पंजा सौरभ के कंधे पर पड़ा और वो लुढ़कते हुए कुछ दूर पर जाकर गिर पड़ा। वह डर से चिल्ला उठा। वह शैतान हंसते हुए बोली, अब तेरा खेल खत्म बच्चे। वह शैतान बेहद खौफनाक और बेहद बदसूरत हो गया था। उसका पूरा शरीर जलने लगा। वह दौड़ते हुए सौरभ के पास आया और सौरभ पर अपने मजबूत हाथों से जोरदार वार किया। सौरभ ने डरकर अपने दोनों हाथ सामने कर दिए। वह शैतान सौरभ को छू पाता इससे पहले ही उसे एक जोरदार झटका लगा। वह दूर जाकर गिर पड़ा। सौरभ ये देखकर हैरान हो गया। वो शैतान भी हैरान था, लेकिन वह दुगने गुस्से से सौरभ को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन फिर उसे एक झटका लगा और वह दूर जा गिरा। सौरभ इधर उधर देखने लगा। वह उसके गांव के सरहद पर बने उस प्राचीन बजरंगबली के मंदिर के सीमा के अंदर था। उसे जीने की थोड़ी उम्मीद नजर आई। वह मंदिर के अंदर जाने लगा। उसके शरीर के चोटों से अभी भी खून निकल रहा था। वह बजरंगबली को धन्यवाद देने लगा और वहाँ रखे सिंदूर को अपने मस्तक पर लगा दिया और वहीं थोड़ी देर तक प्रार्थना करने लगा। तभी उसे कुछ सुनाई दिया।
पुत्र सौरभ, उस दुष्ट को मारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह ऐसे ही उस पेट्रोल पंप में जाने वाले लोगों को मारता रहेगा। तो मैं क्या करूं भगवान? सौरभ बोला। वो मेरे हाथों में रखे सिंदूर से सने त्रिशूल से उसके सर पर वार करो, वह आत्मा नष्ट हो जाएगी। इसके बाद जैसे सौरभ अपने स्वप्न से बाहर आ गया, उसने भगवान का नाम लिया और उस त्रिशूल को अपने हाथों में छुपा लिया और उस मंदिर से बाहर आ गया। वह शैतान सौरभ को जान से मारने वाली नज़रों से घूर रहा था। सौरभ उस सीमा से बाहर आ गया, जिसके तुरंत बाद वह शैतान मुस्कुराते हुए तेजी से सौरभ को मारने के लिए आगे बढ़ा। और जैसे ही सौरभ को मारने के लिए आगे बढ़ा तो सौरभ बेहद फुर्ती से वहाँ से हटा और अपने हाथ में छुपाए त्रिशूल को उसके सर पर गाड़ दिया। वह शैतान तड़पने लगा और थोड़ी ही देर में धुआं बनकर उड़ गया, जिसके बाद सौरभ वही मंदिर के बाहर बैठ गया, मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगे कीजिए और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं ऐसी एक रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।